हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। 9th न्यू एनसीईआरटी जो है आपके एक्सप्लोरेशन, वहाँ से ये चैप्टर है। इसके आज हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज यहाँ पे गिवन है वहाँ के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो हमने सेपरेट वीडियो में ये जो पूरा लेसन है इसको ऑलरेडी कवर किया है। आज हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। तो लेट्स सी the correct option and explain the reason for the correct and incorrect options in the context of अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे आपको जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसे वेरीफाई करना है। तो पहला पॉइंट कहता है द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। है वो न्यूट्रॉन्स के बारे में बात नहीं करता क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो रुदरफोर्ड के टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। सेकेंड पॉइंट है द रिजल्ट डिसअप्रूव्ड द प्लम पडिंग मॉडल। डिसअप्रूव कर रहा है प्लम पडिंग मॉडल को। प्लम पडिंग मॉडल हमें पता है जे थॉमसन का मॉडल था। लेड टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। और फिर वहाँ से जो है वो आइडिया भी आती है उस एक्सपेरिमेंट से टू द कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द एटम है। तो यस, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो प्लम पडिंग मॉडल यानी जे थॉमसन के मॉडल को डिसअप्रूव करता है, गलत यानी फेल प्रूव करता है। और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, ये भी हमें बताता है। द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट करते थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं और जो लार्ज डिफ्लेक्शन होता है अल्फा पार्टिकल्स का इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इनटू द टाइनी सेंटर। तो लार्ज डिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि मास और पॉजिटिव चार्ज वो टाइनी सेंटर के अंदर है। टाइनी सेंटर यानी न्यूक्लियस। तो यस, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। रुदरफोर्ड का कहना था कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर जो न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया था, एटम जो है एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऐसा रुदरफोर्ड का कहना था। तो ये बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियस बताया था रुदरफोर्ड ने और कहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और पूरा मास जो है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसे शो नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब कहा है कि जो बोर्स का मॉडल है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट और उसका रीजन भी बताना है। तो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो एनर्जी जो है वो लूज करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बोर्स का जो मॉडल था वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता था, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब वो फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं तो वो एनर्जी भी उनकी फिक्स होती है, वो एनर्जी को लूज नहीं कर सकते। ये उसका सही स्टेटमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। कहीं पे भी रह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी नहीं रह सकते अराउंड द न्यूक्लियस और उनके विथ नो फिक्स्ड एनर्जी, और उनकी फिक्स एनर्जी नहीं होती है, ऐसा भी कहना है, जो कि गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। उनकी फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। विथ नो फिक्स एनर्जी बोला है, नहीं, दे विल हैव द फिक्स्ड एनर्जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। यस, ऑर्बिट्स में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड और उनकी एनर्जी फिक्स रहेंगी विदाउट लूजिंग द एनर्जी। और वो अपनी एनर्जी जब वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो रहेंगी वो फिक्स रहेंगी, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स। तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिटवीन एनर्जी लेवल्स मिल सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को अलाउड ही नहीं है एनर्जी लेवल्स के बीच में घूमने का। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे। तो ये आपका एटम हो गया और ये उनके ऑर्बिट्स हो गए, KLMN इस तरह से शेल्स है। तो ये अगर आपका K शेल है और ये आपका L शेल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दिस ऑर्बिट्स, राइट, बट इन ऑर्बिट्स के बीच में नहीं घूम सकते। दे आर नॉट अलाउड टू बी इन दिस एनर्जी लेवल्स, राइट। और जब वो इन ऑर्बिट्स के अंदर है तो उनकी एनर्जीज भी फिक्स रहेंगी, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। तो सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑल द थ्री अदर्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ पे कंपोजिशन दिया है न्यूक्लियाई, 3 एटॉमिक स्पीसीज गिवन है X, Y एंड Z और आपको बताना है इनके बीच का रिलेशनशिप।
तो आप देख सकते हो जो आपको रिलेशनशिप बताना है वो है y और z का। तो सबसे पहले तो हम इनके एटॉमिक जो भी हमें गिवन डेटा है वहाँ से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, तो x के प्रोटॉन्स 18 हैं, y के 17 हैं और z के 17। एटॉमिक नंबर जो है z उसके हिसाब से दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो z है यानी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हो जाएंगे x के हो जाएंगे 18, y के होंगे 17 और z के हो जाएंगे 17। ये क्या है आपके एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो होते हैं उसको उसका सिंबल होता है z, तो उससे हमने ये आपके एटॉमिक नंबर। दूसरा होता है एटॉमिक मास नंबर। तो अगर हमें मास नंबर फाइंड आउट करना है तो मास नंबर जो है उसका सिंबल होता है a। तो a जो है a निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, a जो है वो किसके बराबर होता है, a इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, राइट। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स दिए हैं आपको, न्यूट्रॉन्स भी दिए हैं। प्रोटॉन्स 18 है और न्यूट्रॉन्स 19 है। तो एटॉमिक नंबर अगर एटॉमिक मास नंबर मुझे निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है x के लिए, तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 18 प्लस 19 हो जाएंगे 37, ठीक है। तो x का एटॉमिक मास नंबर 37 है। सिमिलरली y का एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 17 प्लस 18, तो 17 प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे 35। यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर z का निकालना है, तो 17 प्लस 20 यहाँ हो जाएगा 37। अब देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। सो दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास नंबर, राइट। अब बताओ रिलेशनशिप क्या है y और z के बीच में। तो y और z देख लो, y और z में क्या दिख रहा है आपको, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17 और 17, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, एटॉमिक स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आपके जो y और z है ये हो जाएंगे एक दूसरे के आइसोटोप्स, ठीक है। फिर बोला है z और x के बीच में रिलेशनशिप। तो देख लो z और x, तो z और x का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर देखो दोनों का 37 है। तो z और x जो है ये हो जाएंगे आपके आइसोबार्स। क्या कहते हैं हम इसको, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स ऐसे एटॉमिक नंबर स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो x और z जो है वो हो जाएंगे आपके आइसोबार्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाट कंक्लूजन्स डिड रुदरफोर्ड ड्रॉ अबाउट द पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक पॉजिटिव चार्ज। पार्टिकल जो होते हैं वो बाउंस बैक करते हैं या लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्ट करते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। तो उसके ये बाउंस बैक क्यों करते हैं या फिर लार्ज एंगल्स में क्यों डिफ्लेक्ट करते हैं, इसके बारे में रुदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो लार्ज एंगल में डिफ्लेक्शन या बाउंस बैक करने के पीछे रुदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया था वो कहा था कि बाउंस बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर यानी बिल्कुल न्यूक्लियस जैसे एक सेंटर में लोकेटेड है। जो आपका पूरा एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत छोटी सी जगह पे। इसलिए जब आगे से पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके वो बाउंस बैक करता है या फिर लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो रुदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एन एटम्स पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड आउट, जैसे कि थॉमसन ने कहा था, बट इज इंस्टेड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी डेंस एंड सेंट्रली लोकेटेड रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू शो हाउ एटॉमिक मॉडल्स हैव इवॉल्व। कैसे इवॉल्व हुए, तो पहला जो आप देख सकते हो पहला बोर्स मॉडल दिया है, फिर थॉमसन्स मॉडल है, रुदरफोर्ड एंड डाल्टन्स मॉडल दिया है। तो सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, डाल्टन का मॉडल आया था। तो ये बनेगा आपका नंबर 1, ठीक है, ये फर्स्ट रहेगा। उसके बाद थॉमसन्स मॉडल आया था तो ये रहेगा आपका नंबर 2। थॉमसन्स मॉडल में कोई चेंज नहीं है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका रुदरफोर्ड्स मॉडल एंड सबसे लास्ट मॉडल जो है वो था बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल सबसे 4th नंबर पे आएगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट और 4th आपको इंटरचेंज करना है, सेकेंड और थर्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये रहेगी आपकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं ऑर्बिट्स में। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम, एटम से फ्लाई क्यों नहीं होते, वो बाहर क्यों नहीं जाते। एक्सप्लेन व्हाट कीप्स देम अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, तो इसका करेक्ट रीजन क्या है, क्यों वो अट्रैक्टेड रहते टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अराउंड घूम रहे हैं और उनके पास कौन सा चार्ज है, उनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दे हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके अपोजिट चार्जेस की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर नहीं जाते, एटम के बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, से फ्लाई नहीं करते, फ्लाई अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन एंड रीजन है। द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हेल्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उनकी जब डिस्कवरी होती है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, मतलब प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका जो है वो बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम विथ मास नंबर 24, तो हमें दिया है मैग्नीशियम का मास नंबर 24, तो मास नंबर हमने अभी देखा था, ए जो है मैग्नीशियम का मास नंबर ए जो है वो दिया है यहाँ पे 24। बाद में आगे बोला है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो दिया है आपको 12। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बताने हैं आपको, न्यूट्रॉन्स बताने हैं और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। देखो हमें पता है कि जो Z है, Z मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इसी का मतलब क्या है कि आपका जो Z एटॉमिक नंबर दिया है 12, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 है। दो तो आंसर आ गए आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12। अब पता करना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास हमें गिवन है 24, तो एटॉमिक मास से हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या पता है हमें, जो ए होता है, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स कितने दिए हैं 12, राइट, न्यूट्रॉन कितने दिए हैं निकालने हैं हमें, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए कितना है 24। तो वेरी सिंपल, ए को पी से माइनस कर देंगे हम, 24 माइनस 12 कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएंगी, तो 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन। तो एन कितना हो जाएगा बताओ, 24 माइनस 12 कितना मिलेगा हमें 12। तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं यहाँ पे 12 है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, प्रोटॉन्स कितने हैं 12, न्यूट्रॉन्स भी 12 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 12। ना इलस्ट्रेट द इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नीशियम एटम, अरेंजमेंट बतानी है आपको, है ना, अरेंजमेंट बतानी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें एटम के अंदर प्लेस करना है तो हम उनको कैसे प्लेस करेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे बनेगा, 12 है, पहले इसमें कितने जाएंगे 2, सेकेंड इसमें जाएंगे 8, 10 हो गए, बच्चे कितने 2, तो ये जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। अगर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। पहली ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2 आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 8 आएंगे, तो सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ करो, सेकेंड ऑर्बिट, और ये बनी आपकी थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, तो ये 1 एंड 2। इस तरह से आपका मैग्नीशियम का एटम बनेगा, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एलिमेंट शोन इन द फिगर। तो आपको फिगर दिए हैं, फिगर में 4 आपको डायग्राम दिख रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपको इनके आंसर्स बताने हैं। तो पहला बोला है नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, नाम बताना है। तो पहला देख लेते हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने हैं, है ना। तो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 3 है। और ये किसके बराबर होता है, हमें पता है Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही क्या होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर कितने हैं, 3, ठीक है। नेम ऑफ द एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर 3 वाला कौन सा एलिमेंट है, तो पहले का आंसर क्या होगा आपका, लिथियम। कौन सा है ये, लिथियम। थर्ड नंबर पे कौन आता है, लिथियम आता है, विथ एटॉमिक नंबर Z कितना है उसका, 3 है। ओके। सिंबल, तो सिंबल क्या बनेगा इसका, Li, अभी लिखा हमने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट वैलेंस शेल में प्रेजेंट। तो वैलेंस शेल कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो इसके अंदर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, 1। वैलेंसी क्या है एलिमेंट की, तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएंगी, 1 ही रहेंगे वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। चलो मैं इस तरह से कॉलम्स बना देती हूँ इन सब के आंसर्स लिखने के लिए। तो पहले के लिए सिंबल क्या होता है उसका, Li। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। वैलेंसी भी क्या है उसकी, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। और एटॉमिक नंबर भी क्या है उसका, 3 है, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करते हैं, 1 2, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 5 + 2 क्या होता है, 7। तो 7 है। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं पहले, कितने हैं, 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, 7 ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं यहाँ पे, 7 है। तो 7वें नंबर पे कौन आता है बताओ, नाइट्रोजन। तो कौन सा एलिमेंट है ये, नाइट्रोजन है। और जो नाइट्रोजन है उसका सिंबल क्या होता है, N। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो लास्ट ऑर्बिट में कितने दिख रहे हैं आपको, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 5 है। और वैलेंसी कितनी है, तो 5 है। और यहाँ पे कितना ऑक्टेट के लिए और कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है, तो 10 हो गए। और लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 3 है, तो 13 हो गए। तो एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 13 है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 13 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 13 है। 13 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होता है, एल्यूमिनियम। कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। तो ये है आपका एल्यूमिनियम है। और इसका सिंबल क्या होता है, A एंड स्मॉल l, राइट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 एंड 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 3। और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएगी, 3 जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे 3, है ना। नेक्स्ट देखो 2 है पहले ऑर्बिट में, और दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 2 + 7 कितने हो जाते हैं, 9। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, 9 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 9 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है। 9 कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 9 नंबर पे कौन है, फ्लोरीन। क्या होता है इसका सिंबल, F। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं लास्ट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, है ना। 3 4 5 6 7 है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बोथ रुदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। रुदरफोर्ड जो है और बोर्स मॉडल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करें न्यूक्लियस के राउंडिंग।
फिर वाई डिड रुदरफोर्ड्स मॉडल फेल, फिर रुदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ, टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी, जबकि बोर्ड्स मॉडल सक्सीड हुआ है। तो चलो इसका इनटू क्लासिकल फिजिक्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो एक्सेलरेट करेगा, एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग एंड मस्ट कंटिन्यूसली इमिट द रेडियोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वो क्या करेगा, रेडिएशन से इमिट करेगा। अगर दिस कंटिन्यूस एनर्जी लॉस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू स्पायरल इनवर्ड्स, तो रुदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशन से इमिट करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। और रुदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे कि क्यों एटम जो है वो स्टेबल है। तो बोर्ड्स क्या कहते हैं कि उन्होंने क्वांटम रूल्स लगाए। ठीक है, बोर्ड्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऑर्बिट इन स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी लेवल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड लेकिन स्टेबल एनर्जी है उन ऑर्बिट्स की, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, ऑर्बिट के स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड वेयर दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी एनर्जी जो है उसको रेडिएट नहीं करते, ये कहना था बोर्ड्स का। इसलिए बोर्ड्स का जो मॉडल है वो सक्सीड हो गया और रुदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एटम है, यहाँ पे आपको एटम दिया है, उसके अंदर 31 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास दिया है आपको 70 और 31 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर ये बताए हैं। अगर 31 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं उसके अंदर बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन्स 31 है तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं उसके अंदर, 31 प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक मास गिवन है आपको, ए की वैल्यू दी है 70, तो हमें पता है प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास हमें क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें न्यूट्रॉन पता करने हैं तो 70 को 31 से माइनस कर दो, कितने मिलेंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे आपको, 39 आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 39, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एटम हैज 79 प्रोटॉन्स एंड मास नंबर जो है वो है 197। आपको पता करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 79 प्रोटॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। अगर प्रोटॉन 79 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे आपके, 79 रहेंगे, राइट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, राइट। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो अभी हमने कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास दिया है 197, तो एटॉमिक मास को किससे माइनस करना है आपको, प्रोटॉन नंबर से, तो 197 को किससे माइनस करना है, 79 से माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएंगे। तो माइनस करो इसको, 118 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 118। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। नाउ आप सिमिलरली ये इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। आपको मास नंबर, देखो एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर पता करना है, न्यूट्रॉन्स दिए हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर 5 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, यहाँ पे 5 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, न्यूट्रॉन 6 दिए हैं, तो मास नंबर बताओ। तो मास नंबर यानी क्या होता है आपका, ए होता है, ए किसके बराबर है, पी प्लस एन, पी कितने हैं 5, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो मास नंबर कितना बनेगा 11, राइट। कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो है बोरॉन। नेक्स्ट इसमें फिल करते हैं, मास नंबर है 14 और इलेक्ट्रॉन्स 7 है। अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 7 है, राइट। और Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। न्यूट्रॉन्स पता करने, अभी फाइंड आउट किए थे हमने न्यूट्रॉन्स, कैसे करेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो 14 माइनस 7 यानी न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 7 है। सेकंड देखो, इसमें देखो प्रोटॉन्स दिए हैं 12, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 12 है, राइट। न्यूट्रॉन्स पता करने हैं तो 24 माइनस 12 करेंगे, कितना आएंगे न्यूट्रॉन्स, 12 आएंगे। एटॉमिक नंबर कितना होगा यहाँ पे, 12 होगा, राइट। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का, सिंबल Mg। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं, 15, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15, राइट। न्यूट्रॉन्स दिए हैं और प्रोटॉन्स भी दिए हैं, तो मास नंबर कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 16 कितना होगा, 31। 15 किसका होता है,
फॉस्फरस। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन 0 है, मास नंबर 1 है, तो प्रोटॉन कितना रहेगा? 1 रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1, और ये कौन होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन वॉज डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ हिज क्लासमेट। ड्यूरिंग द डिस्कशन ही लर्न कि जो एलिमेंट एक्स है उसका मास नंबर होता है 35। तो मास नंबर यानी ए दिया है, जो एक्स है उसका मास नंबर यानी ए की वैल्यू गिवन है हमें 35, और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स दिए हैं? ए दिया है 35 और न्यूट्रॉन्स दिए हैं आपको 18 न्यूट्रॉन्स है। इस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपको आंसर्स बताने हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है? तो अगर मास नंबर, अगर न्यूट्रॉन 18 है तो बताओ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? तो 35 a माइनस एन करेंगे हम, a माइनस एन मतलब 35 माइनस 18 करेंगे, 35 माइनस 18 कितना आएगा? प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 17 ही है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका? 17 हो जाएगा। किसका होता है? कौन सा एलिमेंट है ये? 17 किसका होता है? क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएगा बताओ? 2, 8 और 7, राइट। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 7 हो जाएंगे। What will be the mass number if 2 neutrons are added to its nucleus? अगर न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो ऑलरेडी 8 हैं और 2 आ जाएंगे तो 20 हो गए। 20 अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे भी एडिशन हो जाएगा, राइट। तो मास नंबर 35 है तो कितना हो जाएगा? ये मास नंबर उसका 37 हो जाएगा। What will be the relation of X with the new atom? तो न्यू एटम जो है उसके साथ उसका रिलेशन क्या होगा? अब देखो, जो आपका न्यू एटम बनेगा उसका मास नंबर कितना है? 37 है, लेकिन न्यूट्रॉन बड़े हैं तो उसके प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? Z कितने रहेंगे बताओ? 17 ही रहेंगे। और जो आपका एक्स एटम है उसके भी प्रोटॉन्स Z कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया, एक का 35 दूसरे का 37। तो ये क्या बनेंगे? एक दूसरे के आइसोटोप्स। क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 15। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना है आपको, और इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं 1 by 1। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।